जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने प्लेटफॉर्म यूपीएससी हिंदी पर। दोस्तों, यह इन्वायरमेंट मॉड्यूल्स सीरीज का दूसरा वीडियो है। इसमें भी पिछले वीडियो की भांति ही हम स्टैटिक को करंट से जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, एक चीज बता देना चाहते हैं आपको, यह जो वीडियो बनाया गया है ये विशेषकर यूपीएससी की परीक्षा 2025 को जो प्रीलिम्स की परीक्षा है उसको ध्यान में रखकर बनाया गया है। हालांकि पीसीएस के बदलते पैटर्न को देखकर यही लगता है कि पीसीएस वालों को भी अब इस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए, तो आप लोग भी इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वह फूड चेन है, जिसे हिंदी में हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। आइए एक बार इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। तो सामान्यतः यह एक सरलीकृत मॉडल है जो विभिन्न जीवों के बीच खाद्य संबंधों के बारे में बताता है, जिससे ऊर्जा व पोषक तत्वों का प्रवाह होता है। अब जैसे आपने ये चीज पढ़ी, कुछ क्लिष्ट शब्द हैं तो उनको देख के घबराइएगा मत। आइए सिंपल लैंग्वेज में सीखते हैं कि खाद्य श्रृंखला है क्या, एग्जाम्पल के माध्यम से। तो देखिए, एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे घास होता है, घास है, तो ये बनाते हैं अच्छे से। घास है, तो घास को कौन खाता है? तो एक जानवर है टिड्डा। टिड्डा घास खाता है। टिड्डे को मेढक खा लेता है, ठीक है। मेढक को सांप खा लेता है, और सांप को बाज खा लेता है, बाज। तो ये घास, टिड्डा, मेढक, सांप और बाज, ये एक श्रृंखला बनी ना। तो ये जो श्रृंखला बनी है ये किस आधार पर बनी है? खाद्य के आधार पर बनी है। तो इसे क्या बोलेंगे? खाद्य श्रृंखला बोलेंगे। तो मतलब समझना है चीजों को। एनवायरमेंट प्रैक्टिकल चीज है। हमारे आसपास की चीजें जो होती हैं वही तो एनवायरमेंट है। पहले वीडियो में, पहले लेक्चर में आप सबने पढ़ा। तो सिंपल सी चीज है कि फूड चेन एक खाद्य श्रृंखला है। खाद्य श्रृंखला कैसे है? अगर आप परिभाषा के माध्यम से समझना चाहते हैं तो यह एक सरलीकृत मॉडल, कैसा मॉडल है? जो विभिन्न जीवों के बीच खाद्य संबंधों के बारे में बताता है, जिससे ऊर्जा व पोषक तत्व का प्रवाह होता है। अब जैसे घास टिड्डा खाएगा तो टिड्डे में ऊर्जा का प्रवाह तो होगा ना, घास की ऊर्जा टिड्डे में जाएगी। तो ये ऊर्जा का प्रवाह हो गया, पोषक तत्वों का प्रवाह हो गया। तो सिंपल सा यही है। मुझे उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। तो अब फूड चेन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखते हैं। तो एक होता है चराई खाद्य श्रृंखला, जिसे इंग्लिश में ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। और एक होता है अपरत खाद्य श्रृंखला, जिसे डिट्रिटस फूड चेन कहते हैं। थोड़ा इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है, आप लोग अपने हिसाब से उसे एडजस्ट कर लीजिएगा, उसके लिए पहले ही सॉरी। तो अब चराई खाद्य श्रृंखला क्या होती है? तो यह पौधों के भागों से ये आहार श्रृंखला स्टार्ट होती है। जैसे अभी मैंने घास वाले से किया था ना, तो वो चराई खाद्य श्रृंखला में आएगी। तो यहाँ ऊर्जा का स्रोत फोटोसिंथेसिस से होकर स्टार्ट होता है। फोटोसिंथेसिस आप लोग जब पढ़े होंगे कि पौधों को ऊर्जा वगैरह कैसे प्राप्त होती है, तो वहां पर आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चूंकि ये मॉड्यूल है, इसमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है। तो आप लोग अगर नहीं भी जानते होंगे तो उसे एक बार गूगल करके देख लीजिएगा। यहाँ सिंपल सा मतलब समझिए, जो चराई खाद्य श्रृंखला होती है वह जो स्टार्ट होता है वह पौधों या पौधों के किसी भाग से होता है। सिंपल सा समझिए ना, कि जैसे आज कोई पौधा है, मान लीजिए घास है। घास को बकरी बकरी खाती है, और बकरी को जो है शेर वगैरह खाते हैं। तो ये भी तो खाद्य श्रृंखला बन गया ना। तो ये कौन सा खाद्य श्रृंखला है? चराई खाद्य श्रृंखला। ऊपर आपको जो समझाए हैं वो भी चराई खाद्य श्रृंखला था, घास वाला। और चराई खाद्य श्रृंखला दो प्रकार का होता है, एक शिकारी खाद्य श्रृंखला होता है, एक परजीवी खाद्य श्रृंखला होता है। तो ये दो प्रकार होते हैं। इन दो प्रकार को आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिएगा। शब्द से ही समझ आ रहा होगा। शिकारी खाद्य श्रृंखला में चीजों का शिकार करके उन्हें खाया जाता है। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, अपरद खाद्य श्रृंखला, जो इसका दूसरा प्रकार है। ये जो होता है खाद्य श्रृंखला, ये मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होता है, ठीक है। और कैसे शुरू होता है, इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है। सबसे पहले कोई मृत पत्ती होगी जो जैसे कोई पत्ती गिरी है, वो एकदम डिस्ट्रॉय हो गई, एकदम गिर पड़ी है, मतलब उसमें कोई भी जान नहीं है, कोई भी जीव नहीं है। क्योंकि पत्ती टूटने के बाद वो जीव रहित हो जाती है पेड़ से अलग होने के बाद। उसको कौन खाता है? कीड़े खाते हैं। कीड़े को कौन खाता है? कीड़े को फिर मछली खाती है। तो इस प्रकार से जो खाद्य श्रृंखला बनती है उसे अपरद खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यानी कि ये शुरू जो होती है वो मृत कार्बनिक पदार्थ से शुरू होती है।
तो सिंपल से समझिएगा। और एक चीज़ है कि जो अपरद खाद्य श्रृंखला होती है शॉर्ट चेन होती है सामान्यतः, ठीक है? और जो चराई खाद्य श्रृंखला होती है सामान्यतः लॉन्ग चेन होती है, मतलब इसमें जो चेन है, चेन का साइज़ वो बड़ा होता है, ठीक है? अब चीज़ें देखिएगा, एक चीज़ और आपको बता दूँ, एनवायरनमेंट जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें मैक्सिमम चीज़ें सामान्यतः होती है। यूपीएससी का भी पेपर देंगे तो यूपीएससी में जो एग्जामिनर होते हैं, जो क्वेश्चन सेटर होते हैं, वो किसी जब कथन को बनाते हैं तो जैसे ऐसा होता है कि अपरद खाद्य श्रृंखला विशेष रूप से या तो मतलब पूर्णतः शॉर्ट चेन होती है, तो ऐसे बना देंगे तो थोड़ा-सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक टर्म है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? चूँकि ये किसी न किसी प्रकार से चर्चा में रहा है, आगे देखेंगे। ये मृत जीव खाने वाले होते हैं, ठीक है? तो मृत जीव खाने वाले जो होते हैं उन्हें स्कैवेंजर्स बोलते हैं। और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में इसके 2-3 नाम हैं। कहीं-कहीं मुर्दाखोर का उल्लेख आता है और कहीं-कहीं इसका जो है मेहतर का उल्लेख आता है। तो आप लोग इंग्लिश के टर्म्स को यहाँ पर थोड़ा-सा इम्पोर्टेंस दीजिएगा, सॉरी, क्योंकि एनवायरनमेंट में इंग्लिश के टर्म्स ज़्यादा यूज़ होते हैं और कभी-कभी देवनागरी लिपि में यूपीएससी या कोई विशेष आयोग होता है, वह इसको देवनागरी लिपि में भी लिख देता है। अब जो गिद्ध है, चूँकि यहाँ गिद्ध का विशेष उल्लेख किया गया है, इसका एक रीज़न है। तो गिद्ध जो है वह क्या है? स्कैवेंजर्स है, यानी कि यह मृत जीव खाता है। आगे देखते हैं, गिद्ध के बारे में थोड़ी-सी जानकारी है। तो गिद्ध जो होते हैं यह मुख्यतः उष्णकटिबंध तथा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तथा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होते हैं? यह आप जियोग्राफी की क्लास में पढ़ेंगे। और गिद्ध की भारत में जो होती हैं, यह मुख्यतः 9 प्रजातियाँ भारत में गिद्ध की पाई जाती हैं, ठीक है? अब करंट में था इसलिए इसे आपने पढ़ा, करंट में किस रूप से था आगे उसे देखते हैं। तो गिद्ध क्यों करंट में था? क्योंकि गिद्ध की एक कार्य योजना थी, जो 2020 में शुरू की गई थी, तो 2020 से 25 तक की थी, तो 2025 चल रहा है ना, तो इस कार्य योजना का जो समापन का वर्ष है वो यही है, इसलिए यह चर्चा में रहा है। तो यूपीएससी ऐसी चीज़ों को टैकल करता है, ऐसे चीज़ों से क्वेश्चन पुट अप करता है, इसलिए यहाँ आपको ये चीज़ बताया जा रहा है। और ये जो गिद्ध कार्य योजना था, ये राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है? और इसको इंग्लिश में वल्चर एक्शन प्लान भी कहते हैं, वल्चर एक्शन प्लान 2020 टू 25, थोड़ा इंग्लिश में बोल देते हैं ना, इंग्लिश का है। और ये जानते ही हैं, जब ऐसी कोई योजना होगी तो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। अब इस कार्य योजना के अंतर्गत कुछ चीजें थी, जिसमें ड्रग कंट्रोल एक मुख्य चीज था। ड्रग कंट्रोल, डिक्लोफेनाक जो एक ड्रग था, ये सामान्यतः यह दर्द की दवा है। इसके यूज पर प्रतिबंध लगाया गया, क्योंकि इससे पता चला कि गिद्ध की मृत्यु होती थी। अब मृत्यु कैसे होती थी? तो ऐसा नहीं होता है ना कि गिद्ध आके इसो डाइक्लोफेनाक को खा लेते थे, या तो मेडिकल स्टोर से या तो कहीं से भी किसी के घर पे रखा होता था। जैसे समझिएगा, जैसे गाय है, ठीक है? अब गाय को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर आए, उसे ये डाइक्लोफेनाक वाली सुई लगा के चले गए, वो गाय मर गई बाद में किसी तरीके से, तो फेंक दिए लोग। अब उसको गिद्ध वगैरह ही खाएंगे, तो गिद्ध खाते थे, फिर वो डाइक्लोफेनाक का जो असर होता था वो गिद्ध के शरीर में जाता था, इससे गिद्धों की मृत्यु होने लगी। तो यह सब जब सामने आया तो इस दवा को बैन कर दिया गया था, ठीक है? तो ड्रग कंट्रोल इसका एक मुख्य अवयव था। दूसरा क्या था? तो इसका कंजर्वेशन, ठीक है? किसका? गिद्ध का। तो इसके लिए 4 बचाव केंद्र की स्थापना की गई थी। कौन-कौन से हैं, कहाँ हैं? एक बार देख लीजिएगा। वैसे ही पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन ये चीज़ एक बार दिमाग में घुमा लीजिएगा, इसलिए यहाँ पे शामिल कर दिया गया है। पिंजौर एक जगह है, जो कि हरियाणा में है। भोपाल मध्य प्रदेश, गुवाहाटी असम और हैदराबाद तेलंगाना। ये 4 बचाव केंद्र जो हैं गिद्ध के लिए, ये किसके भाग थे? तो गिद्ध कार्य योजना 2020-2025 इसके पार्ट थे। कंजर्वेशन में और एक चीज थी कि एक वल्चर सेफ जोन बनाया जाएगा इन ईच स्टेट, जो प्रत्येक राज्य है भारत में, वहां पर एक वल्चर सेफ जोन बनाया जाएगा। एक और चीज थी जो कंजर्वेशन में ही आती है कि 5 राज्यों में गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र बनाए जाएंगे। कहाँ कहाँ? यूपी, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। कहाँ कहाँ बनाए जा चुके हैं? तो ये आप लोग पता करिएगा कि कहाँ कहाँ बनाए जा चुके हैं। बस एक चीज आपको बता दे रहे हैं, जो यूपी है,
हाल ही में यहाँ पर गोरखपुर का जो वन प्रभाग है उसके द्वारा कैंपियरगंज जो रेंज है, क्षेत्र है, गोरखपुर में पड़ता है, वहां पर जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। प्रजनन केंद्र, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा स्पीड को एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपने हिसाब से एडजस्ट करिएगा, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, पता नहीं चल पाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं जो न्यूज में है, उनके बारे में देखते हैं। तो अभी एक न्यूज में है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसके बारे में जानेंगे। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्यों चर्चा में रहा है, तो हाल ही में इसके विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, किसके द्वारा? एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा। देखिए मैंने यहाँ एससी लिखा है, तो एक आदत बन जाती है लोगों को एससी लिखने की, और मेंस में जाके वो गलती करते हैं कि मेंस में मैं जब देखता हूँ कई लोगों की कॉपी, तो जब वो उत्तर लिखते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट को एससी लिख के चले आते हैं, लेकिन ये बहुत गलत तरीका है। तो आप लोग जब भी मेंस का उत्तर लिखिएगा तो एससी मत लिखिएगा, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ही लिखिएगा। तो इस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो विशेषज्ञ समिति बनी है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो ऐसा सामने आया है कि इसके अध्यक्ष डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, जो कि हमारे पूर्व सीजीआई रह चुके हैं। अभी कोई खन्ना आ गए हैं, पहले जो थे डीवाई चंद्रचूड़ सीजीआई थे, वही इस समिति के अध्यक्ष हैं। तो दो प्रकार से यह इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पहला, इसके विशेषज्ञ समिति का गठन तो हुआ ही है, और इसके अध्यक्ष भी जो है वो सीजीआई हैं। अब विशेषज्ञ समिति करेगी क्या, तो नॉर्मल सी बात है, यह आबादी संरक्षण व सुरक्षा हेतु यह समिति का गठन किया गया है। बाद में रिपोर्ट सौंपेगी, बताएगी कि कैसे कैसे इनका कंजर्वेशन करना है। कई चीजों को लेकर चर्चा में थी अभी राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में टावर वगैरह लगे थे, तो उनसे लड़कर इनकी मृत्यु वगैरह भी होती थी। क्योंकि देखिए यहाँ पे है, ये राजस्थान का राज्य पक्षी भी है और घास भूमि प्रजाति है, मुख्यतः राजस्थान व गुजरात में पाया जाता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में भी इनकी संख्या, कुछ संख्या मिनिमम ही देखने को मिलती है। एक और फैक्ट है इसके बारे में, देखिएगा, राजस्थान में जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्रजनन केंद्र है। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे मैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का हिंदी में नाम क्यों नहीं लिखा हूँ, तो भाई साहब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को यूपीएससी भी मैक्सिमम टाइम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ही लिख देता है। और अगर ना भी लिखे तो कोशिश किया करिए ऐसी चीज़ों को, खास करके इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, इसमें आप इंग्लिश का जरूर एक बार पढ़ लिया करिए, क्योंकि कभी कभी आप देखेंगे ना कि सब्सिडी, जैसे सब्सिडी को एक बार यूपीएससी ने ट्रांसलेट करके उपभोक्ता सहायिकियां कर दिया था, तो आधा बच्चा प्रेशर में रहता है और वो इनके ट्रांसलेशन को देख के और थोड़ा सा प्रेशर में चला जाता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ है कि अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो अपने आप को बाइलिंगुअल में रखने की कोशिश कीजिए, भले ही मेंस में माध्यम आपका कोई भी हो। जरूरी नहीं है कि खतरनाक वाली इंग्लिश में ही पढ़िए, लेकिन थोड़ा बहुत देखिए जरूर। चर्चा में क्यों है, एक और तरह से देखिए, अभी मैंने बताया कि बिजली लाइन से टकराने से इनकी मृत्यु हो रही थी, इसलिए चर्चा में था, केस वेस हुआ था, तो विशेषज्ञ समिति का गठन हुआ है। कुछ और चीजें देखते हैं इंपॉर्टेंट, इनका आईयूसीएन स्टेटस जो है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और सीएमएस में अपेंडिक्स 1 में है। सीएमएस क्या है, तो ये माइग्रेटरी जो स्पीसीज होती हैं उनका एक कन्वेंशन है। इसके बारे में हम आप लोग को जितने भी आईयूसीएन है, सीएमएस है, साइट्स हैं, आने वाली वीडियो में सबका एक एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया जाएगा, आपको निश्चिंत रहिएगा। और यहाँ जो साइट्स है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, और WPA यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो भारत का है, इसके शेड्यूल 1 में ये है। आगे देखते हैं एक और चीज इंपॉर्टेंट इसके बारे में, तो बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम चर्चा में रहा है। देखिए 2-3 प्रकार से चर्चा में रहा है। वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड था, यहाँ बस्टर्ड का उल्लेख है, तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आगे यहाँ क्लियर भी किया गया है थोड़ा सा। तो हाल ही में MOEF यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट जो है, इसने इसके अगले चरण हेतु फंड की अनुमति दी है। दूसरा चरण होगा 2024 से 2029 तक चलेगा। तो जब अगले चरण के लिए अनुमति दी है, तो इसका मतलब इसका पिछला चरण कभी ना कभी शुरू हुआ होगा। तो कब शुरू हुआ था, तो 2013 में एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्लान। तो इसी से इसकी शुरुआत हुई थी, जिसको 2016 में बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट के नाम से जाना गया, और उसी के दूसरे चरण की यानी कि बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, मतलब उसके लिए फंड की अनुमति दी गई है। किसके द्वारा?
मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट द्वारा। अब जब फंड की अनुमति मिल गई है तो इसका दूसरा चरण समझिए शुरू ही हो गया है। फंड मिल गया है तो क्या ही दिक्कत है। तो अब ये फंड जो है सॉरी ये प्रोग्राम जो है बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम, ये 4 में से 2 बस्टर्ड प्रजाति जो है इनके हेतु ही दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, आपको कथन में देके परेशानी में डाल सकता है कि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट द्वारा शुरू बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम सभी बस्टर्ड प्रजातियों हेतु चालू किया गया है, मतलब उसके दूसरे चरण की शुरुआत सभी बस्टर्ड प्रजातियों हेतु की गई है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं 4 में से 2 ही हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है और दूसरा लेजर फ्लोरिकन है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में आप लोगों ने देखा थोड़ा सा ऊपर। दूसरा जो लेजर फ्लोरिकन है उसके बारे में देखते हैं। स्मॉलेस्ट इन ऑल बस्टर्ड, तो जो सभी बस्टर्ड हैं चारों उसमें सबसे छोटी है ये। साइट्स में अ, इसमें साइट्स में पहली अनुसूची में है। आयुसीएन स्टेटस इसका जो है क्रिटिकल है। और जो WPA है यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसके अपेंडिक्स 1 में है। तो ये लोग थोड़ा सा आप देखिएगा और इसको एक बार। ये जो आयुसीएन साइट्स और WPA होता है ये बहुत ज़्यादा जानवरों का आ जाता है। आप सोच रहे होंगे कि मतलब जो भी जानवर आते हैं उनका आयुसीएन याद करो। तो याद तो करना ही है, 3-4 बार पढ़िएगा, जितना याद हो रहा है ठीक, नहीं तो इसके पीछे बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा। क्योंकि कथन में देता है, अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं तो आप लगा लेते हैं। मैक्सिमम 1 ही में होता है, साइट्स में और WPA में, उन्हीं को यूपीएससी पूछती है। लेकिन मैक्सिमम ये मत सोचिएगा कि अगर मैं बोल दे रहा हूँ तो साइट्स और WPA में अनुसूची 1 व परिशिष्ट 1 मार के चले आएंगे। मैं एक मैक्सिमम बता रहा हूँ। यहाँ देखिएगा CR का मतलब क्रिटिकल इंडेंजर्ड ही होता है। ठीक है। तो अभी ये जो बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम जो बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ था 2016 में, इसका कार्यान्वयन जो है ये कौन करता है? भारतीय वन्यजीव संस्थान। मैं आपको आगे आने वाले में वीडियो में कुछ बताऊंगा भी कि भारतीय वन्यजीव संस्थान क्या है, वैधानिक निकाय है कि NGO है, क्या है। अ, अभी के लिए इतना जानिए कि ये जो बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट है इसका कार्यान्वयन भारतीय वन्यजीव संस्थान करता है। वित्त पोषण की बात आती है तो कंपा एक फंड है और भारत में यह है, इसके बारे में भी आगे आपको बताया जाएगा। तो इस बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट का वित्त पोषण कंपा द्वारा किया जाता है। साझेदार कौन कौन है इस प्रोजेक्ट का? तो मिनिस्ट्री है इन्वायरमेंट वाली, राजस्थान गवर्नमेंट है, गुजरात गवर्नमेंट है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट अब डायरेक्ट मुख्यमंत्री तो होंगे नहीं, तो यहाँ के वन विभाग जो है वह इसके भागीदार हैं, साझेदार हैं। तो देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज कर सकता है थोड़ा सा स्टेट का नाम देकर भी, तो आप लोग यहाँ ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। आगे एक नोट लगा है, इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बस्टर्ड, वही जो ऊपर हमने बताया। 4 में से 2 के लिए वह प्रोग्राम था और चारों का यहाँ नाम दिया गया है। कौन कौन से? एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, अभी आप लोगों ने देखा। लेजर फ्लोरिकन, ये भी आप लोगों ने देखा। 2 और बचे हैं, एक बंगाल फ्लोरिकन है और एक ये मकाउ क्वींस करके कुछ है, मैक क्वींस। इसको आप लोग थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में है दिक्कत, आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसकी स्पेलिंग सही यही है। आगे बढ़ते हैं। तो एक और जानवर किसी न किसी रूप में चर्चा में रहा है। जानवर समझिए यूपीएससी को बहुत अच्छे लगते हैं, जानवरों के बारे में क्वेश्चन पूछता रहता है। अगला जो है न्यूज में है, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। तो इसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं इसलिए चर्चा में है। 50 वर्ष, शताब्दी, 25 वर्ष, ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चीजों को इंपॉर्टेंट बना देते हैं। तो यह प्रोजेक्ट जो था क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, इसको भारत ने 1975 में लॉन्च किया था। कहाँ लॉन्च किया था? तो भितरकनिका नेशनल पार्क में। अब यह कहाँ है इसे आप देखिएगा कि भितरकनिका नेशनल पार्क है कहाँ। ठीक है, चलिए बता ही देते हैं, सारी चीजें बता रहे हैं। तो ओडिशा में। ठीक है। और किसके किसके साथ शुरू किया था? तो 2 संस्थाएं हैं, UNDP और FAO। दोनों संस्थाओं के बारे में आगे आपको बताया जाएगा। एक वीडियो आएगी उसमें संस्थाओं के बारे में, संस्था विशेष वीडियो आप उसे कह सकते हैं, इसी सीरीज में रहेगी। क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं हैं, इंपॉर्टेंट हैं, उनके हेडक्वार्टर और उनकी कार्यप्रणाली और उनके वित्त पोषण एजेंसियों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में सब आपको बताया जाएगा। तो अब ये कब लॉन्च हुआ था आपको पता चल गया, कहाँ लॉन्च हुआ था, किसके सहयोग से हुआ था, कितने वर्ष पूरे हुए हैं। आगे जानते हैं थोड़ा सा स्टैटिक इसके बारे में।
तो भारत में मुख्यतः 3 प्रकार के क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। आइए अब तीनों को देखते हैं। तो पहला है भैया घड़ियाल, दूसरा है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, तीसरा है मगर, जिसे मगरमच्छ बोलते हैं। तो सबसे पहले घड़ियाल के बारे में देख लेते हैं। तो घड़ियाल जो होते हैं मछली खाने वाले होते हैं, और इसलिए मैं यहाँ पर दिया हूँ क्योंकि अब देखिए कथन बनाता है यूपीएससी, तो उसमें पूछ सकता है कि मगर मछली खाने वाले होते हैं, तो यहाँ पे आप दीजिएगा मगर नहीं, घड़ियाल मछली खाने वाले होते हैं। ठीक है, तो घड़ियाल की स्थिति देखते हैं। तो यह क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स 1 में पाया जाता है, यह आयुसीएन वाला है, ये सब आयुसीएन साइट्स का। ठीक है, डब्ल्यूपीएम में शेड्यूल 1 में है। तो घड़ियाल जो होता है ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? फ्रेश वाटर में कहाँ पाया जाता है? चंबल, गंडक, घाघरा और सोन नदी में पाया जाता है। इसको आप लोग थोड़ा सा मार्क कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो घड़ियाल जो होता है मछली खाने वाला होता है, फ्रेश वाटर में चंबल, गंडक, घाघरा और सोन नदी में पाया जाता है। कुछ विशेष स्थल हैं, जैसे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं इसके लिए, करतनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी और सतकोसिया गार्ज जो है ये सेंचुरी, यहाँ पे घड़ियाल की उपस्थिति पाई जाती है। अब देखिए हमने इतना बता दिया कि यहाँ यहाँ पाई जाती है, अब आपका काम है इसको मैप पे देखना, ये है कहाँ, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, क्योंकि थोड़ा बहुत काम आपको करना पड़ेगा। यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं आपको अपने माइंड को थोड़ा सा शार्प बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई चीज आप सर्च करते हैं तो आपके दिमाग में देर तक रहता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो हमारा था साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, इसके बारे में पढ़ते हैं। यह पूर्वी घाट पर विशेष रूप से पाया जाता है। अब पूर्वी घाट कहाँ है ये आपको पता ही है। तो यह पूर्वी घाट पर पाया जाता है, लिस्ट कंसर्न में है आईयूसीएन में। अपेंडिक्स 1 इसका स्टेटस है किसमें? साइट्स में। डब्ल्यूपीए के शेड्यूल 1 में है। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, आप लोग समझ लीजिएगा कि किसका स्टेटस कौन सा है। पाया कहाँ जाता है ये साल्ट वाटर क्रोकोडाइल? तो सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल के पास है ना। और भितरकनिका नेशनल पार्क और अंडमान और निकोबार में यह पाया जाता है। और अभी हाल ही में साल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है चर्चा में रहा है, क्यों? क्योंकि भितरकनिका नेशनल पार्क में इसकी वृद्धि देखी गई है। ठीक है, यहाँ 2-3 प्रकार से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, तो इसके बारे में आप पढ़िएगा जरूर। आगे जो है मगर, जिसके बारे में आप लोग बहुत कहानी वहानी में पढ़े होंगे, एक कहावत भी सुने होंगे कि बंदर पेड़ पे सोता है मगर रहता कहाँ है। तो ठीक है, वो सब अलग चीजें हैं। मगर के बारे में कुछ जानते हैं। तो मगर जो है ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। फ्रेश वाटर मतलब खारा पानी नहीं होता है, साफ सुथरा मीठा पानी होता है। और मगर को भारतीय क्रोकोडाइल भी बोलते हैं, तभी तो भारत में कहानी बन गई है। तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे, मगर को भारतीय क्रोकोडाइल भी बोलते हैं। और यह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है लगभग। ठीक है, और कहाँ पाया जाता है? लेक्स और रिवर में पाया जाता है। इसका आयुसीएन स्टेटस जो है वल्नरेबल है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है और डब्ल्यूपीए के शेड्यूल 1 में है। तो आप लोग इस टॉपिक को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दीजिएगा, 2-3 प्रकार से चर्चा में है, और घड़ियाल वगैरह के बारे में यूपीएससी पूछता भी है। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो कि हमारा प्रोजेक्ट लायन है, इसके बारे में देखते हैं। तो प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत 2020 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो प्रधानमंत्री द्वारा। 2020 में प्रधानमंत्री कौन था? सबको पता है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। प्रोजेक्ट लायन क्या है, इसका क्या उद्देश्य है? तो दीर्घकालिक संरक्षण प्रयासों से एशियाई शेरों के भविष्य को सुरक्षित करना, यह प्रोजेक्ट लायन का उद्देश्य है। यह इसको आवासीय संरक्षण भी प्रदान करता है। आवासीय संरक्षण का अर्थ जहां पे ये रहते हैं उस जगह को प्रोटेक्ट किया जाएगा, तभी तो इन्हें प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। और मानव वन्य जीव संघर्ष की कमी करना इसका उद्देश्य है। वर्तमान में आप केरल वगैरह में न्यूज सुनते होंगे ना कि हाथी और मानव में ज्यादा संघर्ष होता है, तो ऐसे शेर और मानव में भी होता है। तो मानव और वन्य जीव के जो संघर्ष है इसको कम करना भी प्रोजेक्ट लायन का उद्देश्य है। इम्पोर्टेंट एक चीज है इसके बारे में, लायन के बारे में, लायन एट द रेट 2047, ये है क्या? तो अभी अमृतकाल चल रहा था भारत में। अमृतकाल आप लोग समझ रहे होंगे, बताने की जरूरत नहीं अमृतकाल क्यों चल रहा है भारत में, लेकिन उम्मीद है बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो भारत की आजादी का जो 75वां वर्षगांठ मनाया गया है,
यहाँ से लेके 100वां, ठीक है, तो इसके बीच में जो 25 साल है, यह अमृतकाल इसको नाम दिया गया है, ठीक है। तो जो लायन एट द रेट 2047 है, यह अमृतकाल के लिए एक विजन है, और यह प्रोजेक्ट लायन का एक दस्तावेज है, ठीक है। तो इसी में विजन दिया गया है कि प्रोजेक्ट लायन का क्या विजन होगा, और इसमें क्या है विशेष रूप से, तो वही है, प्रोजेक्ट लायन में ये चीज था ही कि शेरों के आवासों को सुरक्षित व बहाल करना, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये जो है, ये एक दस्तावेज है मुख्य रूप से, और इसमें क्या दिया गया है, कि जो प्रोजेक्ट लायन के बारे में चीजें दी गई हैं कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उसमें जो आप प्रोटेक्टेड एरियाज दिए गए हैं लायन के लिए, उनको प्रोटेक्ट करना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझते हैं। दोस्तों एक चीज और बता देना चाहूंगा, जो टॉपिक इसमें हल्का सा भी आपको लगे इसमें कंफ्यूजन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसे बता दिया करिए। यह पूरी संभावना नहीं है, पूरी जिम्मेदारी है हमारी कि अगले वीडियो में उसे और अच्छे से समझाया जाए। तो हमारा ये टर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यह है क्या? तो सिंपली यह ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों को तोड़ने में मदद करता है, ठीक है। और यह विशेषता, ये लास्ट लाइन इसके साथ जोड़िएगा, इसका परीक्षण विशेषता जल निकायों में किया जाता है। अब जैसे समझिएगा, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, पानी में जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, वो भी अपने भरण पोषण पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए उसमें जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको तोड़ते हैं और उनसे अपना पोषक तत्व या जो भी चीजें होती हैं उसे प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए उनके अंदर एक ऊर्जा चाहिए ना तोड़ने के लिए, तो वो ऊर्जा का काम ऑक्सीजन करता है। तो वह जब डिमांड उसकी बढ़ जाती है, यानी कि नॉर्मल सी बात है, वो चीज घटेगी, घटेगी तभी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। आपके पास पैसे कम होंगे या कोई चीज चीनी कम होगी, चाय में जैसे चाय बना रहे हैं, चाय में चीनी कम है, तभी तो चाय में चीनी की डिमांड और बढ़ेगी। तो जब ऑक्सीजन की डिमांड और बढ़ती है तो यह नकारात्मक प्रभाव दर्शाता है, नकारात्मक प्रभाव पर्यावरण पर, ठीक है। जैसे अभी कोई तालाब है, तालाब में पता चला कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, तो इसका मतलब उस वह पारिस्थितिकी तालाब का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह थोड़ा सा असंतुलित है, मतलब वहां पर पोल्यूशन वगैरह ज्यादा हो रहा है, इसलिए वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो गई है। यह कमी कैसे होती है? तो सीवेज वगैरह का पानी जब चला जाता है कई तरीके से, और औद्योगिक अपशिष्ट जल होते हैं जो चले जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ आया होगा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, इसको अगले वीडियो में भी अच्छे से समझा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो अगला नया हमारा नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है। थोड़ा सा इसे बहुत ध्यान लगा कर पढ़िएगा, क्योंकि इस आज के पूरे लेक्चर में यह सबसे इम्पोर्टेंट होगा, और इस बार की परीक्षा के लिए आप कह सकते हैं, अगर टॉप 5 टॉपिक का चुनाव करना हो इन्वायरमेंट में, तो उसमें से एक टॉपिक यह है। इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाया गया है, तो बोर मत होइएगा। तो यहाँ एक फैक्ट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। क्लब ऑफ रोम क्या है? यह एक एनजीओ है, 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। तो रोम शब्द से यहाँ ये मत कंफ्यूज होइएगा कि यह रोम में है वर्तमान में, यह अभी जो है स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और इसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट 1972 में। अब रिपोर्ट प्रकाशित की थी, इस रिपोर्ट के बारे में आप लोग बहुत पढ़े होंगे, सतत विकास वगैरह के बारे में जब पढ़े होंगे, तो इसके बारे में ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है उसे आगे मैं क्लियर करते जा रहा हूँ। तो एक सम्मेलन हुआ उसके बाद, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है, जिसे हम लोग स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जानते हैं, जो कि 1972 में हुआ था। यह इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह पर्यावरण पर विश्व का पहला सम्मेलन था, ठीक है। मतलब 1950 के बाद 1972 तक पर्यावरण संबंधित चीजें आने लगी थी, तो 1972 में यह पर्यावरण पर विश्व का पहला सम्मेलन था। स्टॉकहोम सम्मेलन सब जानते हैं, लेकिन ये नाम याद रखना ज्यादा जरूरी है, क्या? मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ठीक है। अब इसकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी 5 जून को, इसलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये आप लोग पढ़ते होंगे। और जब सम्मेलन हुआ था तो जाहिर सी बात है कोई डिक्लेरेशन वगैरह होगी, तो स्टॉकहोम घोषणा और पर्यावरण पर कार्य योजना इसकी जो थी उपलब्धि थी।
अब इससे क्या हुआ था, इसके तुरंत बाद में यूएनईपी की स्थापना हुई थी 1972 में। यूएनईपी जब तक आप इन्वायरमेंट पढ़ेंगे इससे आपका पीछा नहीं छूटेगा, क्योंकि इतने सारी रिपोर्ट जारी करती है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है इन्वायरमेंट में। तो अब यूएनईपी की स्थापना हो गई थी किसके बाद में, स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद में। इंडिया जो है यह यूएनईपी का सदस्य है, और यूएनईपी को हिंदी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी जो कि केन्या में स्थित है यहाँ है। इतनी सारी जानकारी आप लोग अपने दिमाग में एकदम मतलब समझिए, जब तक इन्वायरमेंट पढ़िए तब तक ये सारी चीजें आपको भूलनी नहीं चाहिए। आप लोग को अभी मैंने ऊपर बताया था लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट, तो आप लोग ब्रुटलैंड कमीशन इस सब से रिलेटेड है वो चीज, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। मुझे उम्मीद है पढ़े होंगे, लेकिन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो में सारी चीजों को कवर नहीं किया जा सकता। वही चीजें कवर की जा रही हैं जो कि इस साल के 2025 के एग्जाम के लिए अति इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद एक समिट हुआ था, अर्थ समिट 1992। यह कब हुआ था, 3 से 14 जून में हुआ था। कब, 1992 में। अभी आप लोग को थोड़ा सा बोर लग रहा होगा, स्टैटिक चल रहा है, लेकिन इस स्टैटिक को पढ़ाने के पीछे मेरा जो मकसद है वो अभी आगे क्लियर हो जाएगा। तो 1992 में अर्थ समिट हुआ था, इसके बारे में आप लोग खूब पढ़ते होंगे, खूब समझते होंगे। ये सतत विकास से रिलेटेड था। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो एक जगह है ब्राजील में, यहाँ इसे आयोजित किया गया था, और इसका नाम था पर्यावरण व विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ठीक है, पर्यावरण व विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ये किसका नाम था, अर्थ समिट का नाम था। और जो ऊपर स्टॉकहोम सम्मेलन का नाम था, उसका नाम था मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ये दो चीजें आप याद रखिएगा, दोनों में अंतर, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसको इंग्लिश में पर्यावरण व विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को इंग्लिश में कहते हैं यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यूएनसीईडी। अब इसमें इंपॉर्टेंट समझौते हुए थे, कौन कौन से, तो दो टाइप के समझौते हुए थे। एक जो कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, मतलब नॉन लीगली बाइंडिंग है, और एक जो कानूनी रूप से बाध्य है। तो जो कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, मुख्यतः 3 दस्तावेज थे, डॉक्यूमेंट थे। एक एजेंडा 21 था जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड था। एक रियो डिक्लेरेशन पर्यावरण व विकास पर डॉक्यूमेंट था, और एक वन सिद्धांत था। ठीक है, फॉरेस्ट प्रिंसिपल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। ये 3 डॉक्यूमेंट्स है जो कि लीगली बाइंडिंग नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है पूरे इन्वायरमेंट के सेक्शन में, वो ये 3 चीज है। इसे आप लोग दिमाग में एकदम फिट कर लीजिएगा। अब इसमें तीनों तीनों जो है हर साल, मतलब कोई ऐसा साल नहीं जाता है जिस साल ये तीनों चर्चा में ना रहे। तो यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यूपीएससी किसी न किसी एग्जाम में इनके बारे में जरूर पूछती है, ये तीनों के बारे में। अब सोचिए ना कितना सिंपल है, ये तीनों ढंग से पढ़ के चले जाइए, एक आध क्वेश्चन आपको सीडीएस या तो यूपीएससी में मिल जाता है। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सॉरी एक बार देख लीजिए कौन कौन से कानूनी रूप से बाध्य थे। सीबीडी, यूएनसीसीडी, यूएनएफ, ट्रिपल सी। तीनों का फुल फॉर्म क्या है, आगे जैसे जैसे इसके बारे में पढ़ेंगे देखते जाएंगे। तो पहला इसमें है सीबीडी। सीबीडी को बोलते हैं कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की हिंदी होती है जैव विविधता। विविधता क्या होती है, जैव विविधता। जैव विविधता यही होती है कि कोई क्षेत्र है, इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पंछी, जानवर, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो मतलब वहां पर विविधता ज्यादा है। जितने अधिक प्रकार की प्रजातियां पाई जाएंगी उतनी अधिक विविधता है। तो इस पर कन्वेंशन है, और विविधता होना बहुत अच्छी बात है इन्वायरमेंट में। तो यह इस पर कन्वेंशन था, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी के बारे में, बायोडाइवर्सिटी क्या है इसके बारे में आप जानते होंगे थोड़ा बहुत। इसके बारे में आप डिटेल में चाहिएगा तो गूगल करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट हैं, और इम्पोर्टेंट फैक्ट ही मैं बता रहा हूँ। सिंपल आपको समझा दिया कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। अब जो सीबीडी है हमारा, ये कानूनी रूप से बाध्य है, और भारत इसका पक्षकार है, और इस पर साइन किया है, जो भी आप बोलिए। ये क्या है, तो सभी देश जैव विविधता संरक्षण हेतु अलग से कानून बनाएंगे। यह इसका उद्देश्य है, यह इसका लक्ष्य है, सॉरी उद्देश्य है। 3 लक्ष्य है इसके, कौन कौन से, जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता घटकों का सतत उपयोग, और लाभों लाभों की उचित व समान भागीदारी। किस प्रकार के लाभों की भागीदारी,
यह आगे जो जेनेटिक रिसोर्सेज वगैरह है उससे रिलेटेड है और बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड है। आगे आप धीरे-धीरे आगे के वीडियोज़ में और कुछ इसी वीडियोज़ में आप देखेंगे। तो इसमें इतना ध्यान दीजिएगा 3-4 चीज़ें हैं कि ये जो सीबीडी है कानूनी रूप से बाध्य है, भारत इसका सिग्नेटरी है और 3 लक्ष्य हैं इसके जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता घटकों का सतत उपयोग और लाभों की उचित व समान भागीदारी। अब कुछ प्रोटोकॉल हैं जो सीबीडी को लागू करने हेतु किए गए थे, उसमें से कुछ मुख्य प्रोटोकॉल इधर हैं। तो पहला है कार्टाजोना प्रोटोकॉल, ठीक है? कार्टाजोना प्रोटोकॉल जो है यह 29 जनवरी 2000 को अंगीकृत किया गया था। 2003 में लागू हो गया था। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा अंगीकृत कब हुआ और लागू कब हुआ इन दोनों में अंतर है, ठीक है? कार्टाजोना है क्या? तो यह कोलंबिया का एक शहर है, ठीक है? लेकिन जो कार्टागोना प्रोटोकॉल था यह अपनाया कब गया था? अपनाया कहाँ गया था? मॉन्ट्रियल में, ठीक है? तो नाम समझ जाइएगा कि अगर कार्टाजोना प्रोटोकॉल है तो कार्टाजोना में ही अपनाया गया था इसे। कार्टाजोना नाम बस इसका है, इसे अपनाया गया था मॉन्ट्रियल में कार्टाजोना प्रोटोकॉल को। यह क्या करता है? तो प्रोटेक्ट बायोडायवर्सिटी फ्रॉम एलएमओ। एलएमओ क्या होता है? तो इंग्लिश में इसका मतलब है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक। इसका हिंदी में जो मतलब होगा वो होगा जीवित संशोधित जीव। जीवित जीवित संशोधित जीव जीव। लेकिन आप लोग इंग्लिश में पढ़िएगा क्योंकि ये एलएमओ मैक्सिमम जगह पर लिखा होता है। एलएमओ है क्या? तो आप लोग जब साइंस एंड टेक पढ़ते हैं तो उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह आता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल वसल होता है। तो ये जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि जीवित संशोधित जीव होते हैं, तो जब किसी भी जीव में आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के जरिए उनके जो आनुवांशिक सामग्री जो होती है उनकी उसमें कोई चेंज किया जाता है या कुछ नई चीज संयोजित कर दी जाती है और वो जीवित रहते हैं तो उन्हें जीवित संशोधित जीव कहा जाता है। तो ये कहीं कहीं चूंकि जैसे मान लीजिए कोई जीव है उसमें किसी दूसरे जीव का कुछ अंश डाल दिया गया तो कितना रिएक्शन करेगा, कितना किसको नुकसान करेगा, कितना किस चीज को प्रॉफिट करेगा, इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए और इन सब चीजों से सुरक्षा के लिए इस प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। तो इस प्रोटोकॉल का जो उद्देश्य था वो एलएमओ का सुरक्षित अंतरण, प्रहस्त्रण व उपयोग था। चूंकि जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं यह इसे ऐसा नहीं कह सकते ना कि यह बहुत अच्छी चीज है, ठीक है? चूंकि है एक प्रकार से यह अनुवांशिक रूप से संशोधित जीव ही हैं। और यह जो प्रोटोकॉल है कार्टाजोना का यह देशों के बीच जो एलएमओ पर सूचना के आदान प्रदान हेतु एक क्लियरिंग हाउस की स्थापना करता है, बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस, ठीक है? अ, मतलब ये एक ऐसी व्यवस्था करता है कि दो देशों के बीच अगर कोई एलएमओ का ट्रांजैक्शन हो रहा है या उनका मतलब कोई एक एलएमओ दूसरे देश में जा रहा है तो उससे रिलेटेड सारी चीज जो है सारी वैलिड चीजों और सारी चीजों की सूचना दूसरे देश को दी जाए कि इसमें ये चीज इसके नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसकी व्यवस्था इस प्रोटोकॉल द्वारा की गई है और बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस द्वारा की गई है, ठीक है? तो कुल मिला जुला के जो ये कार्टाजोना प्रोटोकॉल है यह और बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, 2000 में अंगीकृत किया गया, 2003 में लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट है जीएम कृषि फसल, सॉरी जीएम कृषि वस्तु, कृषि के साथ फसल निकल जा रहा है। तो जो ये कार्टाजोना प्रोटोकॉल है यह जीएम कृषि वस्तुओं को भी नियंत्रित करता है। अभी हमने ऊपर एलएमओ की बात की तो यह जीएम कृषि वस्तुओं को भी नियंत्रित करता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन? कार्टाजोना प्रोटोकॉल। एक क्वालालंपुर प्रोटोकॉल है जो कि इसका अनुपूरक प्रोटोकॉल है, किसका? कार्टाजोना का। क्या करता है? यह एलएमओ के कारण हुए नुकसान हेतु जिम्मेदारी फिक्स करता है, ठीक है? मतलब उसी का पार्ट है कार्टाजोना का ही क्वालालंपुर। ये जिम्मेदारी फिक्स करता है कि अगर किसी भी एलएमओ मान लीजिए चाइना कोई एलएमओ बनाया और उससे जो नुकसान हो रहा है तो ये क्वालालंपुर प्रोटोकॉल जिम्मेदारी फिक्स करेगा कि हाँ इसमें चाइना की ही जिम्मेदारी है, इस वजह से ऐसा हुआ था, इसकी वजह से।
आगे बढ़ते हैं। सीबीडी में ही एक दूसरा प्रोटोकॉल है, नागोया प्रोटोकॉल। क्या है यह? तो 2010 में अंगीकृत किया गया इसे। सीबीडी के सीओपी में, सीओपी क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। आप लोग के सामने बहुत आ रहा होगा ये चीज। मतलब जो इसके सीबीडी के जितने भी पार्टी हैं, मतलब जितने भी देश हैं इसके सदस्य, जितने भी संस्थाएं इसके सदस्य होंगी, वो सब एक साथ बैठते हैं और विचार विमर्श करते हैं। कुछ दिनों तक चलता है। तो 2010 में जब इनका बैठक हुआ था, तो जापान के नागोया में एक नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? आनुवांशिक संसाधनों के लाभ का निष्पक्ष व न्यायोचित साझाकरण। ठीक है। तो यह वही चीज है, मतलब उसके लाभ हानि से अलग निष्पक्ष व न्यायोचित साझाकरण से रिलेटेड है। मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही पक्ष को बहुत सारी अनवांटेड लाभ मिले। इससे रिलेटेड है नागोया प्रोटोकॉल। और भारत इसका हस्ताक्षर करता है। 2011 में भारत ने इसके हस्ताक्षर किया था। मुझे पता है थोड़ा सा बोर हो रहा होगा आप लोगों को, लेकिन कोई बात नहीं। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती हैं, इसलिए आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। नहीं तो कम लेक्चर में ये सारी चीजें पढ़ाने के लिए ऐसे ही कोई नहीं पढ़ा देता है। समझिएगा, आगे भी देखिएगा कैसे इंपॉर्टेंट है। अभी आगे भी आएगा। इसका जो सीबीडी का सीओपी हुआ है, ये पिछले साल ही कंप्लीट हुआ है। एक नोट है, सीबीडी के नागोया में हुए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में जैव विविधता हेतु आईची लक्ष्य भी स्वीकार किया गया था। ठीक है, आईची लक्ष्य जो है यह सीबीडी से रिलेटेड है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या है इसमें? इसमें लघु अवधि की कार्य योजना है 2020 तक, और ये तो खत्म हो गया होगा। और मध्यम या दीर्घ अवधि की कार्य योजना है 2050 तक। ठीक है, तो इसमें सिंपल से याद रखिएगा, नागोया में प्रोटोकॉल हुआ था जो, मतलब सॉरी, नागोया में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी कि सीओपी हुआ था सीबीडी का, उसमें आईची लक्ष्य को स्वीकार किया गया था। तो आईची लक्ष्य किससे संबंधित है? सीबीडी से। तो अब आते हैं, जो इन सबको पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य था, क्यों था? करंट में है, जैव विविधता सम्मेलन का कोप 16 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कोप 16 कहाँ हुआ है? अभी हाल ही में नवंबर 2024 में यह कैली, कोलंबिया में हुआ है। कैली नाम की जगह है, कोलंबिया देश में स्थित है। ठीक है, तो इसके इम्पोर्टेंट आउटकम क्या रहे? देखिए, जो तीनों हैं, अभी तीनों ऊपर आपने ये जो लीगली बाइंडिंग जो समझौते हैं, सीबीडी, यूएनसीसीडी और यूएनएफसीसीसी, इनमें से सभी का सीओपी होता है, हर साल होता है। और यह हमारे इन्वायरमेंट का सबसे हाई प्रोफाइल टॉपिक होता है, तो हम इसे इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो इसी क्रम में हम पढ़ रहे हैं जो अभी सीबीडी का सीओपी 16 हुआ है। कहाँ चला गया? एक सेकेंड। यह कैली में हुआ है, और इसके इम्पोर्टेंट आउटकम क्या है? तो एक कैली फंड की स्थापना की गई है। कैली फंड की स्थापना की गई है। आनुवांशिक संसाधनों पर डिजिटल अनुक्रम, सूचना से होने वाले लाभों का निष्पक्ष व न्यायसंगत बंटवारा इस कैली फंड की स्थापना का जो है उद्देश्य है। आनुवांशिक संसाधन क्या है? आप लोग समझ रहे होंगे, साइंस एंड टेक में पढ़े होंगे। इसका जो डिजिटल अनुक्रम होता है, डिजिटल अनुक्रम सूचना होता है, उससे जो लाभ मिलते हैं, ठीक है, उस लाभों का निष्पक्ष व न्यायसंगत बंटवारा जो होता है, उसके लिए इस फंड की स्थापना की गई है। थोड़ा सा आप लोग शब्दों से डरे होंगे कि ये डिजिटल अनुक्रम सूचना क्या होता है। तो यहाँ थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं, डिजिटल अनुक्रम सूचना। तो जो डिजिटल अनुक्रम सूचना है, यह कुछ और नहीं है, तो जो जीवों के अनुवांशिक कोड होते हैं और उनके जो अनुक्रम होते हैं, उसी को संदर्भित करता है, उसी को डिजिटल अनुक्रम सूचना कहते हैं। ठीक है, मतलब यह बताता है कि किस प्रकार से जीव विकसित होते हैं, कैसे वो कार्य करते हैं। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, उसे डिजिटल अनुक्रम सूचना बोलते हैं। कुछ भी नहीं है, डिजिटली यह रखा जाता है। मतलब डिजिटल समझ के आप लोग इसके बारे में बहुत कपोर कल्पना मत कर लीजिएगा। सिंपल सा मतलब समझिए कि जो जीवित जीव होते हैं, उसमें जो अनुवांशिक कोड और अनुक्रम होते हैं, उन्हीं को यह संदर्भित करता है, डिजिटल अनुक्रम सूचना। ठीक है, आगे इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? इस फंड का कम से कम 50% हिस्सा स्वदेशी स्थानीय समुदायों, महिला युवा और विशेष महिला युवा पर विशेष रूप से केंद्रित रहेगा।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये फंड विश्व में स्थापित हुआ होगा तो स्वदेश में कैसे केंद्र होगा। तो भैया ये फंड की स्थापना सभी अलग अलग देश अपने अपने यहाँ पे कर सकते हैं और फिर वहां पे अपने स्थानीय समुदायों को इस फंड से लाभ दे सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या आउटकम रहा इस COP16 का CBD के, तो एक स्थायी सहायक निकाय पर सहमति बनी, परमानेंट सब्सिडरी बॉडी पर सहमति बनी है। तो यह क्या करेगी, तो यह ज्ञान, नवाचार व प्रथाओं के सुरक्षित रख रखाव से संबंधित रहेगी। ठीक है। तो स्थायी सहायक निकाय जो है यह ज्ञान, नवाचार व प्रथाओं के सुरक्षित रख रखाव से संबंधित है। अब कौन सा ज्ञान, कौन सा नवाचार, तो एक एग्जाम्पल के रूप में समझिए कि जैसे कोई आदिवासी जगह है, छत्तीसगढ़ में आप चले गए, कुछ ऐसी जनजातियां हैं जहाँ कोई गया नहीं था, वहाँ कुछ लोग पौधों वगैरह से, वनस्पतियों से औषधियां बनाते हैं। तो ये जो सब्सिडरी बॉडी रहेगी, ये उस ज्ञान को किसी न किसी प्रकार से जो है सुरक्षित रखेगी, सुरक्षित रखने का प्रयास करेगी। आगे बढ़ते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज है, कुनमिंग जैव विविधता कोष का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, इसमें COP16 में, और इसकी जो घोषणा की गई थी यह CBD के COP15 में ही की गई थी। ठीक है। इसका जो COP15 हुआ था यह 2 जगह हुआ था, मॉन्ट्रियल में भी हुआ था और चीन में भी हुआ था। तो इतना समझिएगा, जो कुनमिंग जैव विविधता कोष है इसका शुभारंभ COP16 में किया गया और इसकी जो घोषणा हुई थी यह COP15 में हुई थी, किसके, CBD की। ठीक है। अब कोष है तो कोष में जमा करेंगे जो विकसित देश हैं, उससे निकाल कर जहाँ जरूरत होगी वहां पे दिया जाएगा। और ये जो शुभारंभ हुआ है इसका चाइना के फंड के साथ हुआ है, मतलब सबसे पहले इसमें चाइना ने फंड लगाया है, जो भी लगाया हो। और इसमें एक और आउटकम है कि जैव विविधता और स्वास्थ्य पर एक वैश्विक कार्य योजना को मंजूरी दी गई है। ठीक है। अब किस तरीके का स्वास्थ्य और किस तरीके का वैश्विक कार्य योजना, तो जूनोटिक रोग वगैरह है उनसे रिलेटेड है, इतना डीप में जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझिए, अगर कथन में दे देता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से आउटकम जो है वो CBD के COP16 से संबंधित रहे, COP16 से, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे वही कवर किया गया है। बाकी कई सारी चीजें हैं जो कई सारे वेबसाइट्स ने कवर की हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यही इतना था कि ये जैव विविधता पर स्वास्थ्य पर वैश्विक कार्य योजना, कुनमिंग जैव विविधता कोष, स्थायी सहायक संधि और कैली फंड की स्थापना। इसके अलावा ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो काफी दिन से पेपर देते आ रहा है उससे अब पता है कि कितना पढ़ना है और कहाँ तक पढ़ना है। बाकी पढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती है, आपकी मर्जी। अब जब बायोडायवर्सिटी के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो एक चीज और देखना जरूरी हो जाता है, जिसपे UPSC की पौनी निगाह होती है, सॉरी पैनी निगाह होती है। बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002, यह भारत का एक एक्ट है। तो 1992 में जब CBD हुआ था तो इसके उद्देश्य की प्राप्ति हेतु भारत ने इस एक्ट को बनाया था। कौन सा एक्ट, बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002। चूंकि भारत CBD का एक हस्ताक्षर करता देश है और यह कानूनी रूप से बाध्यकारी भी है, तो इसी के मतलब इसी को देखते हुए भारत ने बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 बनाया और इसे लागू किया। तो क्या है, यह अधिनियम जैव संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करने हेतु एक त्रिस्तरीय संरचना की परिकल्पना करता है। ठीक है। देखिए, इस एक्ट के बहुत सारे उद्देश्य हैं। नॉर्मल जैव विविधता की रक्षा करना, जैव विविधता की रक्षा के लिए सरकार और मतलब जन सहभागिता मिलकर काम करना, ये कई सारी चीजें होती हैं, वो आप लोग एलिमिनेट करके लगा देंगे। इंपॉर्टेंट क्या है वो चीजें हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये विनियमन के लिए जैव संसाधनों तक ये त्रिस्तरीय संरचना की परिकल्पना करता है। कौन कौन से हैं, एक राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है, तो यह 2003 में बना था। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। एक वैधानिक निकाय है और सलाहकार निकाय है, मतलब गवर्नमेंट को यह सलाह देता है। इतनी सारी चीजें इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। दूसरा, राज्य जैव विविधता बोर्ड है, जो कि राज्य गवर्नमेंट द्वारा स्थापना की जाती है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, यह कभी क्वेश्चन बन सकता है कि यह यूटीज के लिए नहीं होता है। जो राज्य जैव विविधता बोर्ड होता है, यूटीज यानी कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश हेतु यह नहीं होता है। ठीक है। अब जो लास्ट वाला है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या, जैव विविधता प्रबंधन समितियां। इससे क्वेश्चन भी बन चुका है ऑलरेडी। ठीक है।
तो यह स्थानीय निकाय द्वारा इसका गठन किया जाता है, यानी कि ये जो होता है ये लोकल लेवल पर होता है। ठीक है, लोकल का मतलब वो मत समझिएगा कि क्वालिटी के अनुसार, लोकल मतलब सबसे निचले स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर। ठीक है, तो स्थानीय निकाय द्वारा इसका गठन किया जाता है इस समिति का, और स्थानीय लोगों के परामर्श से यह पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर तैयार करता है। ठीक है, तो रजिस्टर क्यों तैयार करता है, तो रजिस्टर में क्या होता है, तो इसमें स्थानीय जैव संसाधन की उपलब्धता, ज्ञान, प्रयोग या अन्य जानकारी इस रजिस्टर में होती है। तो क्वेश्चन इससे बनता है कि जैव विविधता प्रबंधन समितियां जो है ये बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत आती हैं, और यह स्थानीय लेवल पे काम करती हैं। तो दोनों चीजें सही हैं, स्थानीय निकाय द्वारा इनका गठन भी किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है आप सबको जो हमने अभी तक बताया उसके बारे में पूर्णतः एक जो ठीक ठाक समझ है वह हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, आपको फिर से समझाया जाएगा। तो इस बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 में एक चीज और है, जैव विविधता विरासत स्थल। ठीक है, यह बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 के अनुसार राज्य सरकारें जो हैं स्थानीय निकाय की सलाह से इसे घोषित करती हैं, किसे, जैव विविधता विरासत स्थल को। तो क्वेश्चन बन सकता है इसे घोषित कौन करता है, सेंट्रल या स्टेट, तो स्टेट सही है, सेंट्रल गलत है। ठीक है, इसे स्टेट घोषित करता है, किसकी सलाह पर, तो केंद्र सरकार की नहीं, राष्ट्रपति की नहीं, स्थानीय निकाय की सलाह पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बायोडायवर्सिटी एक्ट में स्थानीय निकायों को बहुत महत्व दिया गया है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। और रिसेंट में जो विरासत स्थल है किसे घोषित किया गया है, तो प्राचीन गुप्तेश्वर वन 36वां या 37वां है, आप लोग देखिएगा, यह उड़ीसा में स्थित है। यह अभी लेटेस्ट जैव विविधता विरासत स्थल है, कहाँ का, भारत का। किसके अनुसार, बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 के अनुसार। एक चीज और यहाँ नोट पे है, ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी रिपोर्ट जो है इसे कौन जारी करता है, तो सीबीडी ही से, यानी कि कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी जो है इसे जारी करती है। ठीक है, एक टर्म है और शायद इस वीडियो का यह लास्ट टॉपिक है कि मेगा बायोडायवर्सिटी कंट्रीज जो है इसके बारे में पूछा जाता है। तो मेगा बायोडायवर्सिटी कंट्रीज क्या होती हैं, तो शब्द से ही समझ आ रहा है कि जिन देशों में जो है जैव विविधता का स्तर बहुत ज्यादा होता है, लिख दे रहा हूं मैं, जैव विविधता का स्तर ज्यादा, उन्हें मेगा बायोडायवर्सिटी कंट्री की संज्ञा दी जाती है। तो भारत इसका सदस्य है, यानी कि भारत को मेगा बायोडायवर्सिटी कंट्री की संज्ञा दी गई है। और यह टैग देता कौन है, तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल देता है। यह है क्या कंजर्वेशन इंटरनेशनल, तो यह एक एनजीओ है अमेरिका में स्थित। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह है क्या, एक संस्था है, एक एनजीओ है, कि क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ यह वीडियो खत्म होता है। इस सीरीज में और भी आगे वीडियो आएंगी, जिसमें अभी थोड़ा सा आप लोग को स्टैटिक के साथ रिलेट कर रहा हूँ, थोड़ा स्टैटिक ज्यादा हो रहा है तो बोरिंग लग रहा होगा। आगे आने वाली वीडियो पूरी उम्मीद है, मुझे विश्वास भी है और मेरा प्रयास भी है कि इन 2 वीडियो से और बेहतर होगी। आप लोग बने रहिएगा, जो भी सुझाव होंगे, सलाह होंगे, आप लोग कमेंट में बताइएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी हिंदी पे बताइएगा। और इस बात का भरोसा रखिएगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2025 के लिए स्टैटिक और करंट